हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन जेआर पे स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकता हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेमोरी से रिगार्डिंग, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर में मेमोरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, ये थर्ड वीडियो है मेरा और ऐसे ही कंटिन्यू आपके सामने वीडियो आते रहेंगे जो आपके ग्राम सेवक, पटवारी या कंप्यूटर निरीक्षक में बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाते चल रहा हूँ। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर आज मेमोरी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं मेमोरी व प्रोसेसर के बीच में गति को अवरोध करने के लिए। ठीक है, गति के अवरोध को दूर करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि जो रैम होती है वो जो प्रोसेसर लगा होता है उसके बीच में डिस्टेंस होती है। ठीक है, अभी जब भी कोई काम कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि मान लो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है किसी प्रोग्राम को, तो इस रैम से लेकर के यहाँ तक जाने और यहाँ तक आने में उसको टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में कैच मेमोरी लगा देते हैं। ठीक है, कैच मेमोरी होती है एज ए ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कि छोटे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्ट यहीं से चलती रहती है। ठीक है, अगर आपको स्टोरेज देना है तो वो रैम में जाती है, बाकी एग्जीक्यूशन है वो टोटल कहाँ से चलती रहती है? कैच मेमोरी से। तो बहुत फास्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति को, अवरोध को दूर करने के लिए। बाकी स्थायी भंडारण के लिए वो आपको पता ही है, हार्ड डिस्क हो गया या ऑप्टिकल डिस्क हो गए, वो काम में आते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण डाटा के लिए क्या होता है? जितने भी रैम रोम होते हैं उनको महत्वपूर्ण डाटा के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। ठीक है, यानी एक एप्लीकेशन को डाटा ट्रांसफर करने के लिए क्या कहते हैं? जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डाटा का ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्या कहते हैं? डायनेटिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, उसको डायनेटिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? देखो, पेन ड्राइव एक है तो द्वितीय भंडारक यानी दूसरी है, लेकिन वो हटाई जाने वाली है। क्या है? हटाई जाने वाली। देखो दोस्तों, कभी भी ऑप्शंस हमेशा फुल देखने चाहिए। गलती से अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे ये एक स्थिर द्वितीय भंडारक है, द्वितीय भंडारक पे जाके आप इसको सही कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो स्थिर नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टर उच्च गति की स्मृति तत्व है, यानी उच्च गति के स्टोरेज डिवाइड है। क्या है? उच्च गति के स्टोरेज, हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट। ये हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट जो स्थित होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं रैम और इप्रोम में। चाहे आपकी रोम लगी हुई है तो रोम और इप्रोम में होते हैं, यानी न तो स्मृति में होते हैं, न इनपुट आउटपुट में होते हैं, न सीपीयू में होते हैं। देखो, स्टैटिक डिवाइस में तो जा नहीं सकती, जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस उसमें। तो रजिस्टर कहाँ होते हैं? रोम और इप्रोम में, जहाँ से डायरेक्टली बहुत स्पीडली काम को कर सकते हैं। रजिस्टर में जितनी भी आपका डाटा प्रोसेसिंग है उस टाइम में जो भी कैच मेमोरी के रूप में जो स्टोर हो रहा है वो रजिस्टर में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम एंड इप्रोम। अगला क्वेश्चन है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। रीयूजेबल ऑप्टिकल, देखो दोस्तों, सीडी जहां भी आपको अगर साथ में ना RW लगा हो ना R लगा हो तो इसका मतलब वो CDR ही है। जहां लगा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे CD, DVD, ROM, तो ये सब क्या है? ये नॉट रीयूजेबल, इनको हम वापस रीयूज नहीं कर सकते। एक बार रीड कर दिया तो कर दिया। अगर हमने CD में जो भी टाइप करना है या जो भी कॉपी करना है कर दिया तो कर दिया, उसके बाद में हम उसको देख सकते हैं, बस उसको रीड राइट वापस नहीं कर सकते। वैसे ही DVD, वैसे ही रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा CDRW। CDRW क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर ही पहले से ही जो बिल्ट इन मेमोरी आती है वो क्या आती है? वो आती है रोम। क्या आती है? रोम आती है दोस्तों। कैसे? कि जितने भी उसका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो किसके ऊपर होता है? रोम पे होता है। यानी आपके जो भी प्रोग्राम रन करवाना है वो किसको एसेस कर रहा है? रोम को एसेस कर रहा है, और रोम डायरेक्टली उसकी इनबिल्ट होती है, उसमें आपको नई कोई आप बढ़ा नहीं सकते रोम को। यानी रोम जो आ रही है वो है, आप रैम बढ़ा सकते हो। रैम लगी होती है एज ए स्लॉट में लगी होती है, जो स्लॉट होते हैं 4 6 स्लॉट होते हैं, उनमें आप रैम लगा सकते हो कि 2 GB लगा दी, 4 GB लगा दी, 6 GB लगा दी, वो आपकी डिपेंडेंट है। बढ़ा सकते हो रैम को, बट रोम को नहीं बढ़ा सकते। रोम है वो इनबिल्ट है, वो पहले से आती है उसके साथ। ठीक है दोस्तों,
अगला है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर में फाइल सेव कर दी और उसके बाद में कंप्यूटर को जो बंद कर दिया, यानी पावर सप्लाई है वो ऑफ कर दी। अगर पावर सप्लाई ऑफ कर दी, शट डाउन कर दिया, तो क्या कंडीशन होगी, उस टाइम में जितने भी डाटा है वो किस में चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। आप अगर फर्स्ट स्टोरेज की बात करें रैम की, तो जैसे ही लाइट ऑफ होगी या आपका स्विच करेंगे या आप शट डाउन करेंगे, तो जो भी डाटा इसमें था वो पूरा चला जाएगा। ठीक है, सेव नहीं होगा, ऑटोमेटिक डाटा उड़ जाएगा। लेकिन आपने अगर डाटा सेव किया है तो वो रैम से कहाँ चला जाता है, स्टोरेज में चला जाता है, सेकेंडरी। ठीक है, बाकी प्राइमरी स्टोरेज है वो तो खुद ही रैम और रोम है, यानी उसमें तो डाटा स्टोर होगा ही नहीं ना। आप जो डाटा स्टोर करोगे वो फिर उड़ जाएगा। तो इसका तो मेन फंक्शनली क्या है, सबसे अच्छा है कि इसका सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है। कौन सी मेमोरी है जिसका टाइमिंग सबसे कम होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है, कैश मेमोरी का होता है। मैंने बताया था कि ये रैम लगी हुई है आपकी, ठीक है, और दोस्तों ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। कैच मेमोरी यहाँ पे लगी होती है, कैच मेमोरी यहाँ पे लगी होती है, जहाँ से आपको डायरेक्टली इनबिल्ट होता है, यानी आपको जितने भी प्रोसेसिंग काम करना है, जितने स्पीड से करना है, वो सब आपका यहाँ से सर्वाइव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैग्नेटिक कोर मेमोरी है या मैग्नेटिक बबल मेमोरी है या रैम है, ये सब क्या है, ये आपके प्रोसेसर दूर होती है, ये आपके प्रोग्राम को रन करवाती है, ये हम भी मानते हैं। बट क्या है कि इसमें टाइमिंग एक्सेस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइमिंग एक्सेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, आपने कैश मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी, देखो दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो किसके ऊपर करता है, वो डिस्क के स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका स्पेस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल मेमोरी है क्या। देखो क्वेश्चन आ गया, आंसर हमने पढ़ लिया डिस्क स्पेस है, बट है क्या एक्चुअली। तो देखो, जब आप कोई भी मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, यानी बहुत सारे प्रोग्रामों को आप एक साथ खोल रखे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन काम करोगे तो धीरे धीरे रैम फुल होती जाएगी। ठीक है, एक एप्लीकेशन खोला, 2 खोले, 3 खोले, 5 खोले, 10 खोले, आपने वर्ड की फाइल खोल रखी है, उधर पावर पॉइंट खोल रखा है, एक आपने क्रोम को खोल रखा है, आप वेब ब्राउजर खोल रहे हैं, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल रखा है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन को आपने खोल रखा है। तो उस टाइम में क्या होगा कि उस टाइम में आपकी रैम की जो मेमोरी है वो धीरे धीरे फुल होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि उसका पूरा स्लॉट फुल हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि अल्टरनेट देखेगा, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो वर्चुअली क्या हुआ कि वहाँ से अल्टरनेट देखेगा और कुछ मेमोरी को, यानी कुछ प्रोग्राम्स की फाइल्स को वहाँ से उठा करके हार्ड डिस्क में ले जाएगा। अब कैसे ले जाएगा, कि मानो आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, आपने वर्ड खोला, वर्ड को आपने कॉल काम करके मिनिमाइज कर दिया कि मुझे 5 मिनट बाद में इसकी जरूरत है। ठीक है, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट को मिनिमाइज कर दिया, अभी आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इसने देखा कि वर्ड को इसने पिछले 10 मिनट से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो वर्ड की वो जो फाइल्स है उनको वहाँ से उठा करके वो हार्ड ड्राइव में ले जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, हार्ड ड्राइव में ले जाएगा, हार्ड डिस्क में ले जाएगा और वहाँ कॉपी कर देगा। और बाकी जो आपका रनिंग प्रोग्राम है इस टाइम जिसमें आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो उसको वो क्या करेगा, रैम में रहने देगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तीनों रैम के ऊपर अटैक करते हैं और आपने एक्सेल खोल रखा, फिर क्रोम खोल लिया और मेमोरी फुल हो गई, तो आप काम नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ से उठा करके उसने हार्ड डिस्क में ले गया। हार्ड डिस्क रैम का हिस्सा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए उसने रैम से उठा करके प्रोग्राम्स को क्या कर दिया, हार्ड डिस्क में कॉपी कर दिया। जैसे ही आप मिनिमाइज फाइल को वापस खोलेंगे तो ये क्या करेगा कि हार्ड डिस्क से उस हिस्से को उठाएगा और वापस क्या करेगा, ले आएगा रैम में, और जो आपने मिनिमाइज कर दिया उसको उठाकर वापस वहां ले जाएगा। तो ये वर्चुअली काम करता रहता है, हार्ड डिस्क में भेज करके वहां से लाने का काम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क यानी हार्ड डिस्क के स्पेस पे निर्भर करता है, जो भी आपने डिस्क लगा रखी है उसके स्टोर पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। किसी भी जो स्टोरेज है उसमें अधिकतम मात्रा होती है, उसको क्या कहेंगे, स्टोरेज की क्षमता। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टोरेज की क्षमता बोलेंगे। कि भाई कोई भी स्टोरेज मीडिया मान लो हार्ड डिस्क की है, हार्ड डिस्क में हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उस मात्रा को क्या करेंगे, तो स्टोरेज की क्षमता बोलेंगे। मान लो एक हार्ड डिस्क है हमारी 256 GB की, तो 256 GB का मतलब है कि 256 से ज़्यादा तो उसमें स्टोर नहीं कर सकते ना, तो स्टोरेज क्षमता कितनी है उसकी, वो उसकी अधिकतम मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, CDRW का पूरा रूप क्या है, तो देखो CD का कॉम्पैक्ट डिस्क था और RW का री राइटेबल क्या है,
री राइटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगला क्वेश्चन है कि जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो ये मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। देखो दोस्तों, डाटा या कंटेंट खो देना यानी जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई या आपने कंप्यूटर को बंद किया तो पूरा डाटा ऑटोमेटिकली फ्लैश हो गया, चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी, जिसमें हम आप रैम को भी काउंट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? रैम को काउंट कर सकते हैं। दोस्तों रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके जब प्रोग्राम चल रहा है वो रनिंग जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनका एक्सेस देती है, उनको स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। बट अगर आपके बीच में पावर इंटरप्टेड हो गई, पावर सप्लाई चली गई या स्विच ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया कंप्यूटर, तो रैम में जितना भी डाटा है वो सब फ्लैश हो जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा, क्योंकि वो वोलाटाइल है, उसमें अस्थायी है, उसमें स्थायी नहीं रहता डाटा। लेकिन गैर वोलाटाइल मेमोरी जैसे रोम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, जितनी भी सेकेंडरी डिवाइस है वो गैर वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि उसमें आपने कोई भी डाटा सेव कर दिया, उसमें चला गया तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसमें प्रयोक्ता परिवर्तित या चेंज या मिटा इरेज नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, जब कंप्यूटर बना उसी टाइम जो मेमोरी हुई उसकी प्रोग्रामिंग हो गई और उसमें कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते अब, तो उसको क्या बोलेंगे हम? केवल रीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केवल रीड, यानी हम उसमें जो भी डाटा उसको रीड कर सकते हैं, बाकी चेंजेज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बूटिंग सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो भी डाले जा रहे हैं, वो सब क्या होते हैं? ओनली रीड के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि देखो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया कि वोलाटाइल मेमोरी है, हमने उसका उल्टा पूछा था, अभी जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि अगर जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हुई तो अस्थायी है, उसका डाटा पूरा का पूरा करप्टेड हो जाएगा, चला जाएगा, उसमें कोई भी डाटा बचेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट गुम नहीं होता। देखो दोस्तों, यानी आपकी लाइट चली गई, इंटरप्टेड हो गई पावर सप्लाई या शट डाउन कर दिया, तो डाटा बंद नहीं, डाटा जा नहीं रहा है। ठीक है, किस में नहीं जाता? रोम में नहीं जाता, ईप्रोम में भी नहीं जाता और ईपीप्रोम में भी नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी ये सब रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इनको आप जो भी प्रोग्रामिंग कर दोगे वो फिक्स है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। चाहे लाइट चली गई या कुछ भी हो गया या शट डाउन कर दिया, कुछ भी हुआ, बस उसमें डाटा करप्ट नहीं होगा या जाएगा नहीं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? देखो मैंने बता ही दिया था, वैसे सीडी रोम ऊपर आया था। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति कौन सी नहीं है? देखो दोस्तों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, ठीक है, मैग्नेटिक भी चिप होते हैं, ऑप्टिकल भी होते हैं, जैसे डीवीडी हो गए, सीडी रोम हो गई, सब ऑप्टिकल है। मैग्नेटिक चुंबकीय हो गए, सेमीकंडक्टर में मान लो रजिस्टर वगैरह हो गए, कैपेसिटर हो गए, उसमें हो गया। लेकिन सर्वर क्या है? सर्वर एक खुद अलग से हिस्सा है, वो कई कंप्यूटरों का बन के मिल के बना होता है। ठीक है, जहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं या जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्किंग जोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? स्मृति का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कई जगह आपको इसका आंसर कहीं बुक्स में आपको ऑप्टिकल्स दिया होगा, लेकिन वो गलत है। अगर ऑप्टिकल्स आप करते हैं तो गलत है, क्योंकि ऑप्टिकल्स मेमोरी का हिस्सा है। तो इसका सवाल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप, देखो दोस्तों, कोई भी डाटा को आपको हैंड टू हैंड रिकॉल करना है, जैसे रैम है, रैम से डाटा हैंड टू हैंड रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप में अगर आपने चुंबकीय, जितने भी चुंबक से बनी हुई चुंबकीय टेप है, उनमें आप अगर डाटा स्टोरेज कर दो तो उसको हैंड टू हैंड रिकॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है कि रैंडम एक्सेस होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस होता है। वो फिक्स नहीं है कि आपने जिस क्राइटेरिया में, एक फिक्स क्राइटेरिया में एक साइड से स्टार्ट होकर के लेआउट होगा, नहीं, रैंडम एक्सेस है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मीडियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट को पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो अस्थायी वो मैंने बताया था कहाँ जाता है? रैम में जाता है। कहाँ पे जाता है? रैम में जाता है, क्योंकि रोम में तो परमानेंटली जो है वो है। सीडी रोम और फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? आप डाटा को सेव करते हैं या भेजते हैं तब जाता है। ठीक है, रैम में जो अस्थायी काम कर रहे हैं उस टाइम किस में रहता है?
रैम में रहता है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, ये तो सोचने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। देखो, दोनों ही चुंबकीय टेप है, उसमें भी आप डाटा का स्टोरेज करते हैं, डिस्क में जो हार्ड डिस्क है कोई सी है उनमें भी डाटा का स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड बी दोनों, यानी दोनों में आप बहुत अधिक मात्रा में डाटा का स्टोरेज कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। देखो, ये बोल रहा है सिलिकॉन का बना हुआ। अब डिस्क सिलिकॉन की नहीं होती है, मैग्नेट टेप सिलिकॉन की नहीं होती है, फाइल्स तो खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिप हो जाएगा। जो सिलिकॉन चिप होती है वो अधिक मात्रा में स्टोरेज कर सकती है, लेकिन वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसका आंसर चिप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव मैंने शुरू में बताया था कि पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि चित्र बनाने की युक्ति हो नहीं सकता, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति नहीं है, न उपयुक्त है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क में टेक्स्ट की संख्या होगी। देखो, फ्लॉपी डिस्क में यहाँ पे इंच फ्लॉपी डिस्क में दो प्रकार की होती है, एक 3.5 और एक 5.25, सॉरी 5.25 इंच। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क और 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क। अब इन दोनों में क्या है? ट्रैक्स होते हैं। एक में स्टोरेज जो 3.5 इंच की डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, उसमें 1.44 MB का स्टोरेज है, और जो 5.25 है उसमें 1.2 MB का स्टोरेज है। लेकिन इसमें ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। कहीं जगह आपको दोस्तों 180 भी दिखाई देगा, लेकिन वो गलत होगा। अगर आप 180 करेंगे तो श्योरली गलत है। जब तक आपके सामने नहीं लिखा आता कि ड्यूल मोड ड्यूल स्लैब, तब तक आप 80 ही करना है। तो ये 3.5 और 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क में 80 ट्रैक होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोम का मतलब क्या है? सीधा सीधा रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। आंतरिक मेमोरी के लिए कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी के लिए, देखो वो सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है, मान लिया। इसमें सूचना प्राप्त करने की अधिक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ऐसे में तो उसमें क्षमता नहीं होती है, ना वो अस्थायी ऑप्टिकल होती है। दोनों ठीक है, सीपीयू के अंदर होती है, बोले सीपीयू के अंदर पर्टिकुलर सीपीयू में तो नहीं होती ना, यानी प्रोसेसर के अंदर तो नहीं होती ना, जो वो होती है किस में होती है? मदरबोर्ड में लगी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें सूचना प्राप्त करने की गति अधिक होती है, यानी जो रैम है या इंटरनल मेमोरी जो भी है, चाहे कैच मेमोरी बोल दो, उसमें क्या होता है कि आंतरिक मेमोरी में क्या होता है? सूचना प्राप्त करने की गति स्पीड होती है, बहुत तेज स्पीड से वो काम करता है। इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का है? तो वो प्राइमरी है, सीधा सीधा ये कैसा है? प्राइमरी है। इंटरनल स्टोरेज में हम आ जाते हैं तो रैम है वो, और रैम क्या है? रैम तो डायरेक्टली वैसे ही नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी अस्थायी है। जब भी आप पावर सप्लाई ऑफ होगी तो वो चली जाएगी, तो वो प्राइमरी मेमोरी है, डायरेक्ट टू कॉन्टेक्ट इन मदरबोर्ड या प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत सेव होगा। यथावत सेव किस में होगा? तो यथावत सेव सेकेंडरी डिवाइसेस में होगा। अगर आप कंप्यूटर को डाटा को ऑफ करते हैं, सेव कर देते हैं, यथावत सेव कहाँ होगा? कंप्यूटर बंद करते टाइम, तो वो सेकेंडरी डिवाइसेज में चला जाएगा। और सेकेंडरी डिवाइसेज कौन सी है? हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, जितने भी चुंबकीय डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई जिसमें आप सेव कर रहे हैं, उन सब में चला। फ्लॉपी डिस्क हो गई, भाई मदरबोर्ड में नहीं होगा, रैम में नहीं होगा। रैम में तो जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक रहेगा, लेकिन जब आपने काम करके सेव कर दिया, बंद कर दिया, तो कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी डिवाइसेज में चला जाएगा। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए, तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग वैसे डेफिनेटली तो हार्ड डिस्क होता है, बट ये तीनों भी ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय और ऑप्टिकल डिस्क। क्या इनमें नहीं होता? इसमें भी होता है। ठीक है, स्थायी मेमोरी के लिए इनका भी प्रयोग होता है। फ्लॉपी डिस्क में भी स्थायी होता है, टेप चुंबकीय में होता है, ऑप्टिकल डिस्क में होता है, लेकिन वर्चुअली सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? हार्ड डिस्क हो रहा है। वैसे इसके चारों राइट आंसर है, बट मेनली इसका जो आंसर है, अगर चारों ही दे रखे हैं फिर आपको करना है तो हार्ड डिस्क इसका आंसर। किस साइज की फ्लॉपी डिस्क का डिस्क प्रयोग में है? देखो दोस्त, मैनली जो फ्लॉपी डिस्क अभी पीछे आया था, मैंने बताया था 3.25 और 5.25 इंच की दो फ्लॉपी डिस्क आपने डेली यूजेस में यूज हो रही है। तो ये कौन सी है? 5.25 और 3.25 इंच की। ये मेनली एफडीडी यूज हो रही है, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिनमें 80 ट्रैक्स होते हैं। कितने होते हैं? 80 ट्रैक्स होते हैं। और इनकी कैपेसिटी होती है, अगर 3.25 की करें तो 1.44 MB, और अगर इसकी बात करते हैं तो 1.2 MB। ठीक है दोस्तों, इसकी 1.2 MB हो गई, इसकी 1.44 MB हो गई। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाले डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों,
किसी भी स्टोरेज में स्टोर करने की, अभी पहले भी आया था और वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्षमता बोलते हैं। यानी जैसे भी हार्ड डिस्क है उसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 256 GB है, 500 GB है, तो उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है, 256 GB। केस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। केस मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, केस मेमोरी का प्रयोग होता है मेमोरी और प्रोसेस के बीच में गति के अवरोध को दूर करने के लिए। केस मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गति के अवरोध को दूर करने के लिए, डाटा स्पीड को बढ़ाने के लिए। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है। डाटा है और प्रोग्राम के बीच का अंतर, देखो इनपुट है, इनपुट को तो आप कोई सा भी डाटा दो, चाहे एप्लीकेशंस दो, कुछ भी आप रन करवा रहे हो, उसको थोड़ी पता चल रहा है इनपुट डिवाइसेस को। आज माउस को थोड़ी पता है कि भाई मैं क्या प्रोग्राम फीड कर रही हूँ, या मैं क्या एप्लीकेशन है, या कौन सा डाटा है। ना आपकी मॉनिटर को पता है कि मेरे ऊपर क्या चल रहा है, ना मेमोरी है, मेमोरी में तो डाटा सेव होना है, बट प्रोसेसर आइडेंटिफाई करता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं प्रोसेसर को रन करवा रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर को रन करवा रहा हूँ, एप्लीकेशन को रन करवा रहा हूँ, या एप्लीकेशन में काम करवा रहा हूँ, या डाटा को मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला है कि कौन से मीडिया में डाटा जानकारी यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। यानी कौन सी जो डिवाइस है उसमें एक से ज़्यादा बार कौन सी मीडिया में डाटा जानकारी यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। एक से ज़्यादा बार, देखो CDR, यहाँ देखते जाओ, CDR यानी ओनली रीड। जिप डिस्क है वो भी ओनली रीड की है। ऑप्टिकल डिस्क है वो भी सिंगल है। लेकिन CDW का मतलब है राइटेबल, CD राइटेबल, तो इसमें आप डाटा एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जब प्रोसेस का प्रयोग होता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है, यानी प्रोसेसर आपका काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन पे, तो उससे पहले जो भी डाटा है, उसमें जो भी डाटा प्रोसेसिंग चल रहा है या प्रोग्राम को आप रन करा रहे हैं, तो वो उस टाइम में किस में होता है, तो वो होता है मेन मेमोरी में, यानी रैम में। मेन मेमोरी क्या होगी, प्राइमरी रैम मेमोरी। अभी आप देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, SSD है। तो SSD में तो डाटा जाएगा नहीं जब तक आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम रन हो गया, आप सेव कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। कोई भी आप डाटा को सेव कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी में जाएगा, बट आप जब काम कर रहे हैं तो वो किस में रहेगा, मेन मेमोरी में रहेगा। DVD का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। DVD का उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि आउटपुट डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क अलग है। DVD का उदाहरण नहीं, नई सॉलिड स्टैटिक स्टोरेज है। सॉलिड स्टोरेज कौन सी है, जो भी SSD है, ऑप्टिकल्स है, वो है। लेकिन DVD क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। DVD एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी ऑप्टिकल डिस्क बहुत सारे हैं, उनमें एक उदाहरण है DVD। अगला क्वेश्चन है कि रैम नहीं है। रैम क्या नहीं है, फ्लैश नहीं है, DRAM नहीं है, SDRAM में ये नहीं है, PRAM नहीं। तो देखो दोस्तों, फ्लैश मेमोरी भी होती है, DRAM भी होती है, SRAM भी होती है, बट PRAM के नाम कोई रैम नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PRAM हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि SRAM क्या होता है और DRAM क्या होता है। दोस्तों SRAM क्या है कि ये स्टैटिक रैम होती है, ये कंप्यूटर के अंदर ही ट्रांजिस्टर और रजिस्टर के रूप में होती है। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली होती है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर की SRAM ज़्यादा खरीदते हो तो कंप्यूटर कॉस्टली होगा, बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो एज ए कैच मेमोरी काम करता है, पावर कंजप्शन कम होता है उसका, फास्टर बहुत होता है, ठीक है, और मोर कॉस्टली होता है। लेकिन DRAM क्या है, डायनिंग रैम है, इसमें डाटा बहुत स्टोरेज होता है, स्पीड स्लो होती है, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या करता है कि स्टोरेज ज़्यादा रखता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया PRAM। निम्न में से कौन से कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है। तो देखो दोस्तों, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट सब है, लेकिन CB कुछ भी नहीं होता। CB कुछ होता नहीं है कंप्यूटर की प्रणाली में। तो इसका क्या हो गया, CBD हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फ्लॉपी का मानक आकार नहीं। तो देखो दोस्तों, 3.25 फ्लॉपी होती है, 5.14 ये भी मैंने बताया था कि फ्लॉपी होती है, बट 8 इंच की फ्लॉपी शुरू में होती थी, अभी बंद हो गई, इसका कोई मानक नहीं है, यानी ये चल नहीं पाई थी, तो इसका कोई मानक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 इंच की कोई फ्लॉपी नहीं होती है। निम्न से कौन सी छोटी इकाई, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट है, जो 8 द्विआधारित अंकों से बनती है, यानी 1 2 1 0 1 0 8 होते हैं तब बिट बनता है। ठीक है, अब बिट से 8 बिट से 1 बनता है। 8 बिट से क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। ठीक है, 1 बिट का मतलब है 1 और 0, 1 बिट का मतलब क्या होगा, 1 और 0। 8 बिट से 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट से 1 KB बनता है। 1000 KB से 1 MB बनता है, और 1024 MB से 1 GB बनता है। तो सबसे छोटी क्या होगी, बाइट हो गई। यहाँ पे अगर बिट होता तो सबसे छोटा बिट हो जाता, लेकिन अगर बाइट है, बिट नहीं है, तो सबसे छोटा बाइट होगा। निम्न में से सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस पूछ रहा है,
ठीक है दोस्तों। तो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस क्या है, मैग्नेटिक टेप है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क इन तीनों में कोई सिक्वेंस एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी डाटा को भेजेंगे तो वो किसी भी पार्ट पे जहां उसे खाली मिलेगा 3-4 लोकेशन पे जाकर के लोकेट हो जाएगा, और जब एक्सेस करेंगे तो वो रैंडमली एक्सेस देगा, न कि सिक्वेंसली। लेकिन मैग्नेटिक टेप में आप सिक्वेंसली एक्सेस दे सकते हैं कि जो आपने डाटा पहले भेजा है वो पहले आपको प्राप्त होगा, उसको आप पहले नहीं चला सकते, दूसरे वाले को पहले आप प्राप्त कर लो। ठीक है, उसमें सिक्वेंस होता है एक तरह से। निम्न में से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो बिल्ट इन मेमोरी दोस्तों रोम हो ही गया इसका, नॉर्मली है कि इसमें बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है, रोम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर सिस्टम कौन सा होता है, बाइनरी होता है। कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, नंबर सिस्टम का प्रयोग बाइनरी करते हैं, कि ऑक्टल, दशमलव और हेक्साडेसिमल को कंप्यूटर समझता नहीं है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसको कोडिंग सिस्टम कहेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, कोडिंग सिस्टम। यानी जितने भी चिन्ह है, अक्षर है या आपके अंक है, उनको बाइटों में यानी 1-2 में स्टोर करने की जो विधि होती है उसको क्या करें, कोडिंग कहेंगे। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाले डाटा की अधिकतम क्षमता को स्टोरेज क्षमता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टोरेज क्षमता। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो ये मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। तो डाटा और कंटेंट कौन सी खोएगी, जो अस्थायी मेमोरी होगी। कौन सी होगी, अस्थायी मेमोरी होगी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता चेंज नहीं कर सकता, तो वो क्या है, केवल रीड। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों। रैम अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि रैम अस्थायी इसलिए क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने की लगातार पावर की आवश्यकता है। क्या है, लगातार पावर की आवश्यकता है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते। किसमें डाटा और कंटेंट नष्ट नहीं होते, तो वो तीनों में नहीं होते, रोम, ईप्रोम और ईपीरोम में, तीनों में डाटा कंटेंट खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो प्रोग्राम आपने सेव कर दिया वो सेव रहेगा, चेंज नहीं होगा। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है दोस्तों, एक बाइट कितने का होता है, देखो अब बिट तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसमें क्या है कि 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। द्विआधारी अंक मतलब हो गया 1 और 0। द्विआधारी अंक किसको बोलते हैं, 1 और 0 बिट को बोलते हैं। ठीक है, 1 और 0 को एक बिट बोलेंगे, ये द्विआधारी अंक है। तो द्विआधारी अंकों के 8 द्विआधारी अंक, मैंने बताया था कि 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है, तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट, देखो दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर याद रखते हैं 1000 बाइट, और वो 1000 बाइट करके आ जाते हैं, या फिर कई कन्फ्यूजन में 142 कर देते हैं, तो गलत है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, पूरा 1024 लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है, तो 1 मेगाबाइट को बाइट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मेगाबाइट में 1024 बाइट किलोबाइट होते हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो 1024 इंटू 1024। अब देखो दोस्तों ऑप्शन 4 बहुत बड़े, तो उसमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट देखो, 4 4, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो इनमें देखो 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1048576। थैंक यू दोस्तों। मेमोरी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कोशिश की है कवर करने की। बाकी फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सुझाव भी दे सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन और आए, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए। बाकी दोस्तों चैनल को प्यार देते रहिए, और मैं आगे आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। अगला जो अपना वीडियो होगा वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।